जय हिंद बच्चों। आज का हमारा जो नया टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने पहले ये पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होती हैं, चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इसके बारे में फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमारा हो गया है। हमें ये भी मालूम है कि चार्जेस एक दूसरे के बीच में फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और ये भी हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज रहेंगे, इसका मतलब अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। और अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो भी वो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज अगर नेगेटिव है तो फिर वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो वी हैव अंडरस्टूड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब अगर प्लस और प्लस चार्ज है तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। अगर माइनस और माइनस चार्ज है तो उनके बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन। लेकिन अगर प्लस और माइनस चार्ज है तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट विल हैपन। हमें ये तो पहले से ही पता है कि चार्जेस एक दूसरे के बीच में फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है, ये हमें पता है। पर कितना फोर्स लगाते हैं ये तो हमें अभी तक नहीं मालूम है। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि चार्जेस एक दूसरे के बीच में कितना फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। That we are going to understand by this topic, Coulomb's law in electrostatic. So Coulomb's law in electrostatics is actually telling us about the force between the charges. How much amount of force will be exerted between the charges. ठीक है, हमने पहले पिछले क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने ये पढ़ा था कि दो मासेस एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं, तो वो जो फोर्स लगाएंगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। ये हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था। उससे बिल्कुल मिलती जुलती लॉ है कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका स्टेटमेंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई थिंक आपको ये जो लिखा हुआ है ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आए तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज या फोन करके पूछ सकते हैं कि ये क्या लिखा है। डिपेंडिंग ऑन द वीडियो क्वालिटी इट मे वेरी। The force of attraction or repulsion between the 2 point charges at rest, that means this should be at rest. We are studying electrostatics, charges at rest, right? The force of attraction or repulsion between 2 point charges, चार्जेस जो है बड़े बड़े नहीं होना चाहिए। हम ये मान के चलेंगे कि वो पॉइंट चार्जेस है, उनकी डायमेंशन बहुत ही छोटी है। पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स। अगर कम चार्ज है तो कम फोर्स, ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब अगर डिस्टेंस आप बढ़ा दोगे तो फोर्स कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम करने से फोर्स बढ़ जाएगा। कितना, जैसे मान लो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर या जो भी है डिस्टेंस, डिस्टेंस है d दो चार्जेस के बीच में। अगर आप डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो फोर्स ज्यादा होना चाहिए या कम, कम हो जाना चाहिए। कितने गुना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो डिस्टेंस डबल करने पर 4 टाइम्स कम हो जाएगा फोर्स, डिस्टेंस ट्रिपल करने पर 9 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वेरीज, राइट? तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ही कम फोर्स, ये इसने कहा हुआ है। तो अगर हम दो चार्जेस एज्यूम कर लेते हैं, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है, दोनों मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r। दिस इज व्हाट वी कंसीडर। दो चार्जेस Q1 Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस r। सिंस दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं इसीलिए दोनों एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, रिपल्सिव, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स, राइट? तो हमने ये पढ़ा कि फोर्स जो लगेगा उनके बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा चार्ज के प्रोडक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। द डिस्टेंस इज r, तो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स।
दोनों को कंबाइन करेंगे तो फोर्स जो है दैट विल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो इक्वल के बाद एक कांस्टेंट लगाना होगा। सो द फोर्स विल बी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where K is the constant of proportionality. So what is the formula for force between the two charges at rest? That is F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Right? This is Coulomb's law in electrostatics. लेकिन यहाँ पर K जो है that is a constant of proportionality. ये क्या होता है? K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. ठीक है, तो K value of K is 1 upon 4 pi epsilon naught, जिसकी वैल्यू होती है 9 into 10 raised to 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या होता है? दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द स्पेस और एयर और वैक्यूम। हम ये मान रहे हैं कि जो चार्जेस रखे हुए हैं ये किस में रखे हुए हैं? स्पेस में, कोई और मीडियम में नहीं। मतलब आप ये मत समझिए कि ये दोनों चार्जेस जो हैं ये पानी के अंदर रख दिए हैं या कोई ऑयल के अंदर रख दिए हैं। नो, ये अभी किस में रखे हुए हैं? स्पेस में। और जब स्पेस में चार्जेस रहते हैं तो उनके बीच में सबसे ज्यादा फोर्स लगता है। अगर हम उन चार्जेस को किसी मीडियम में लाकर रख देंगे, जैसे वही उतने ही चार्जेस उतने ही डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, लेकिन लाकर हमने किसके अंदर रख दिया? मान लीजिए कि ऑयल के अंदर रख दिया, तो भी उसमें उतना ही फोर्स लगेगा या फोर्स चेंज हो जाएगा? आंसर इज चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो फोर्स है वो मीडियम पर भी डिपेंड करता है। तो मीडियम की प्रॉपर्टी भी डिटरमाइन करती है कितना फोर्स चार्जेस के बीच में लगेगा। वो मीडियम की प्रॉपर्टी जो फोर्स को अफेक्ट करती है, चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को अफेक्ट करती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ड्यू टू विच द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज अफेक्टेड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगा? जब कोई मीडियम ही ना हो बीच में। ठीक है, मतलब स्पेस में। तो स्पेस की परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से डिनोट किया जाता है। इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहा जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 into 10 raised to -12, जिसको हम रफली 9 into 10 raised to -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले सकते हैं इन न्यूमेरिकल्स। Okay, so 9 into 10 raised to -12 coulomb square per Newton per meter square is the value of epsilon naught, permittivity of space. Now, what happens if the charges are placed in any medium? कोई और मीडियम में, स्पेस की बजाय कोई मीडियम में रखेंगे तो फोर्स अफेक्ट होगा? द आंसर इज यस, अफेक्ट होगा। तो उस मीडियम की परमिटिविटी को हम किससे डिनोट करेंगे? एप्सिलॉन से। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट? Epsilon is the permittivity of space, while epsilon naught suffix में 0, epsilon naught लगा हुआ है, मतलब it is the permittivity of space. So epsilon is the permittivity of the medium. So what will be the force inside the medium? That will be 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. यहाँ पर epsilon को समझाने के लिए एक और नया टर्म हम सीखने वाले हैं। वो क्या है? एप्सिलॉन जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, राइट? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो ये जो दो नए टर्म आए एप्सिलॉन आर और के, ये क्या होते हैं? ये होते हैं एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस के रिस्पेक्ट में उसकी रिलेटिव परमिटिविटी, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस किसी मीडियम की परमिटिविटी को किससे डिनोट करेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी से। दैट इज एप्सिलॉन आर which is also equal to K। यहाँ पर कैपिटल K जो है ये किसको डिनोट करता है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, मीडियम के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एक्चुअली ये हमें बताता है कि स्पेस की तुलना में कितना गुना फोर्स घट जाएगा उस मीडियम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80, व्हाट इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर? इट इज 8080। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चार्जेस को स्पेस की तुलना में अगर आप वाटर में रख दोगे, सेम कंडीशन, सेम चार्जेस, सेम डिस्टेंस, स्पेस की तुलना में वाटर में रख दोगे, तो स्पेस के कंपैरिजन में उस वाटर के अंदर कितने गुना फोर्स कम हो जाएगा? 80 टाइम्स, क्योंकि उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80। कोई और मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 10, तो इसका मतलब स्पेस के कंपैरिजन में उस मीडियम में 10 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। किसी मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1, इसका मतलब स्पेस में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही उसमें भी लगेगा। आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट। अब आप लोग खुद सोचिए, अगर किसी मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 25, तो इसका क्या मतलब होगा?
इसका मतलब ये होगा कि स्पेस के कंपैरिजन में उस मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 25, उस मीडियम में चार्जेस के बीच में फोर्स 25 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा. So that is what is dielectric constant, which is also known as relative permittivity epsilon r. तो epsilon जो है वो epsilon not epsilon r भी लिख सकते हैं या epsilon not k भी लिख सकते हैं. So have you all understood? I think all of you might have understood. The details, your queries will be discussed. You can discuss to me personally. Thank you.